तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो बाबर के प्राथमिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, यानी जो उसके शुरुआती मिलिट्री अभियान थे, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था, जो भारत में मतलब निर्णायक युद्ध एक तरीके से साबित हुआ था, जो कि 1526 का युद्ध था पानीपत का। उससे पहले बाबर क्या कर रहा था, वो कहाँ पर था और किस तरीके से वो अपना जीवन जी रहा था, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो एक यहाँ पर हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे उन 1526 से पहले का कि बाबर की जो स्थिति थी वो क्या थी। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से जो है बाबर भारत की तरफ मुड़ता है और कैसे वो भारत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य है वो स्थापित कर पाता है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाबर के जो प्राथमिक मिलिट्री अभियान थे उसमें कुछ हम पॉइंट्स के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे, जब मैंने आपको बताया था कि जो बाबर था 1494 में जब उनके पिता, बाबर के जो पिता थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, उमर शेख मिर्ज़ा या फिर मिर्ज़ा उमर शेख। उसकी मृत्यु के बाद जो यहाँ पर बाबर जो है 11 साल की उम्र में, जो आप देखेंगे, फरगना का शासक बन जाता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। फरगना का शासक बनने के बाद बाबर कुछ मिलिट्री अभियान करता है, यानी सैन्य अभियान करता है, कुछ एक्सपेडिशन करता है और सबसे पहले वो समरकंद की तरफ मुड़ता है। और समरकंद जो कि उस समय पे जो तुर्क देश हुआ करते थे, उनकी एक तरह से कैपिटल हुआ करती थी, एक तरह से राजधानी हुआ करती थी समरकंद, और वो बहुत ज़्यादा उस समय पे पॉपुलर थी। तो बाबर चाहता था कि समरकंद बाबर के कंट्रोल में आ जाए। तो इस क्रम में जो है बाबर समरकंद पर वहाँ पर जो है काफ़ी सारे एक्सपेडिशन करता है और उसको फाइनली वो जीतने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन फिर उसको वहाँ से छोड़कर भागना पड़ता है समरकंद को। आइए देखते हैं किस तरीके से बाबर ने ये सब किया। देखिए, यहाँ पर 1494, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पिता की मृत्यु जो है यहाँ पर हो गई थी और उसके बाद इसने जो है जैसे ही फरगना का शासक बनता है तो ये समरकंद की तरफ सबसे पहला अपना एक सैन्य अभियान शुरू करता है। अब समरकंद की बात यहाँ पर काफी बार आएगी, तो समरकंद की लोकेशन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जो समरकंद है वो कहाँ पर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगना का जो एक यहाँ पर अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था, वहीं का ये शासक बन जाता है। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, जो बाबर था उसका जन्म कहां पर हुआ और कहां पर अभियान इसने शुरू किए। सबसे पहले हम लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया आप आसानी से ये वर्ल्ड मैप पर इंडिया को आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे। ये जो इंडिया का एक उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसके जो वेस्ट साइड में अभी के जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अलग हो चुका है, ये आपको यहां दिखाई देगा। पाकिस्तान से दूसरी तरफ, पाकिस्तान के भी नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको अफगानिस्तान यहां पर दिखाई देगा और पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में भी कुछ कंट्रीज हैं, इनको भी देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह है ताजिकिस्तान, यह है किर्गिस्तान, यहां है उज्बेकिस्तान जहां पर इस बाबर का जन्म हुआ था। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है। उसके नीचे आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान भी एक यहां पर जो कंट्री है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ खाड़ी देश हैं आपस में जो आप यहां पर देख सकते हैं। और इसी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान यहां पर ये जो इनसर्कल देख रहे हैं आप, इस उज्बेकिस्तान में ही इस बाबर का जन्म हुआ था, फरगना नाम की जगह थी, और यहां पर ही जो है आपको समरकंद देखने को मिलेगा। आइए उसको समझते हैं। तो जब बाबर का जन्म यहां पर हुआ तो समरकंद इनके वेस्ट साइड में पड़ता था। सपोज कि जब बाबर का जो जन्म हुआ वो यहां पर हुआ, उज्बेकिस्तान के अंदर। अब मैंने आपको क्या बताया, तुर्क देश जो हुआ करते थे उनकी वो एक उस समय पे, आज के दौर में ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान हुआ, ये तुर्कमेनिस्तान, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो अलग अलग कंट्रीज के नाम आप देख पा रहे हैं, ये जो बाउंड्रीज देख पा रहे हैं, ये अभी की स्थिति है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले जो है कोई भी राजा या फिर कोई भी शासक जो है जितना एरिया जीत लिया करता था वो अपनी बाउंड्रीज वहां तक ड्रॉ कर दिया करता और वो इससे अलग हुआ करती थी।
हालांकि जो रिवर्स हुआ करती थी, माउंटेन्स हुआ करते थे, उनसे भी इनको सेपरेट किया जाता था। यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान में एक हिंदू कुश पर्वत है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म होता है और किर्गिस्तान में तो यहाँ पर जो फरगना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वेस्ट साइड में जो है आपका यहाँ पड़ता होगा, यानी वेस्ट साइड में था इसके, जो मैंने आपको बताया समरकंद, समरकंद नाम की जो जगह थी। तो ये जो बाबर था ये हमेशा समरकंद की तरफ ही यहाँ पर एक्सपेडिशन किया करता था। तो आपको अब यहाँ पर आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि समरकंद कहाँ था, उज्बेकिस्तान कहाँ पर है और इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं कौन सी हैं। अब यहाँ पर जब हम इनके बारे में बार बार बात करेंगे तो आपको आसानी से माइंड में हिट होगा कि जो है उज्बेकिस्तान वो कहाँ पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान की बाउंड्री मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया और इंडिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो बाबर ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे यहाँ पर जो एक्सपेडिशन किए, सबसे ज़्यादा तो उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में समरकंद पर किए और वो 11 साल की उम्र में उसने यहाँ पर शुरू कर दिए थे। ये जो समरकंद नाम की आप जगह यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये है वो समरकंद जो मैंने आपको अभी इसकी लोकेशन यहाँ पर बताई है। उसने 1494 में जब यहाँ पर एक्सपेडिशन किया समरकंद पर, तो वो जो पहला अभियान उसने किया उसमें वो फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर दोबारा से उसने 3 साल बाद 1497 में जो है फिर दोबारा से समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद को जो है उसने एक अभियान चलाया और दूसरी बार में जो है वो समरकंद को जीतने में सफल हो जाता है और वहां पर 100 दिनों तक शासन करता है, यानी 100 दिनों तक जीत लिया था इसने समरकंद को। फिर इसको वहां से भागना पड़ा था, ये चीज ध्यान रखनी है। 94 में पहला किया, 97 में दोबारा किया और वो 100 दिन यानी 100 डेज तक जो है इसके अधिकार में रहता है। फिर ये जब वहां से छोड़कर भाग आता है वहां से किसी तरह, क्योंकि वहां पर जो है सत्ता स्थापित करना इतना आसान नहीं था इसके लिए। उसके बाद जो है 1501 में जो है इसने अगेन वहां पर एक एक्सपेडिशन किया और इसको कॉन्कर भी किया, जो समरकंद है। समरकंद को कॉन्कर करने के बाद इसने वहां पर 8 महीने तक उस पर अपना अधिकार जमाए रखा। इस बार ये थोड़ा और ज्यादा समय तक वहां पर अपना जो शासन है उसको स्थापित कर पाता है और फिर वो 8 महीने तक वहां पर रह पाता है। लेकिन ये जो इतना टाइम तक ये यहाँ पर शासन कर रहा है बहुत ही मुश्किलों भरा था उस समय, बहुत काफी चैलेंजिंग था समरकंद पर अपना अधिकार जमा पाना। अब क्या करता है बाबर, फिर वहां से ये भाग आता है किसी तरीके से, या फिर कह लीजिए वहां विद्रोह हो जाता है। मैंने बताया वहां पर आसान नहीं था इसके लिए अपनी सत्ता को स्थापित करना। और उसके बाद जो है ये 3 साल बाद जो 1504 में ये कॉन्कर करता है काबुल और गजनी को। अब देखिए ये जो लोकेशन है ये इसकी अपोजिट लोकेशन आ गई है, गजनी, काबुल और गजनी। तो यहां पर इस बार पहले तो ये जा रहा था कहां पर, वेस्ट साइड में जो था ये जो एक्सपेडिशन कर रहा था। इस बार ये अफगानिस्तान से ईस्ट साइड में एक्सपेडिशन करने इसने शुरू कर दिए हैं और इंडिया ईस्ट साइड में ही पड़ता था। ये जो यहां पर उज्बेकिस्तान था उसके, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और 1507 में 1507 में इसने पादशाह की जो एक टाइटल था वो एज्यूम यहां पर किया। तो ये आपको ध्यान, और बाद में जो है बादशाह नाम से जो है अपने आप को इन्होंने जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट किया। और आप देखेंगे कि जो बाबर थे इसके जो यहाँ पर एंसेस्टर्स थे, इसके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो मिर्जा की उपाधि लिया करते थे। तो इसके जो यहाँ पर इसके जो पूर्वज थे मिर्जा की उपाधि लिया करते थे और बाबर इनमें पहला था जिसने बादशाह या फिर पादशाह की उपाधि ली थी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब काबुल और गजनी जो है उसकी लोकेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है इस वर्ल्ड मैप पर कहाँ पड़ता है। आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में भी आई होगी। अब यहां पर मैं दोबारा से आपको ये चीज दिखा देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान ये वाला इलाका है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें पाकिस्तान के दूसरी तरफ, अब ये जो काबुल है और गजनी है, काबुल और गजनी अफगानिस्तान के अंदर ही पड़ता है। काबुल और गजनी यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका इंडिया का ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। यहां से अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें
उसके बाद इस साइड में ये जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, ये वाला जो एरिया यहां पर मैंने शेडेड किया है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। और उसके दूसरी तरफ ये जो आप रेड पेन से लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया है। तो ये स्टूडेंट्स आपको अफगानिस्तान यहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है काबुल और गजनी। और मैंने आपको बताया था कि कहां पर पड़ता है, ये जो उज्बेकिस्तान है, ये देखिए अफगानिस्तान से इसकी ये बाउंड्री मिलती है उज्बेकिस्तान की और अफगानिस्तान की। तो ये एक रास्ता है यहां पर आने का, अफगानिस्तान की तरफ आने का। तो तुर्कमेनिस्तान जो था, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान से नीचे की तरफ है, ताजिकिस्तान इस साइड में है, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहां पर किर्गिस्तान था, ये जो इसके ऊपर की साइड है किर्गिस्तान, तो यहां पर था आपका उज्बेकिस्तान। अब ये जो एच टाइप में आप यहां पर देख रहे हैं, ये इसको रास्ता मिल गया है यहां पर आने के लिए, अफगानिस्तान में आने का। और यहां पर आप देखेंगे कि जो काबुल है, काबुल आप यहां पर देख सकते हैं, काबुल के बाद जो है गजनी आपको यहाँ जो अफगानिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा, और उसके बाद कांधार भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये सभी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। तो लोकेशन आपको अच्छी तरीके से अगर क्लियर है, फिर आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो काबुल यहां है, उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां पर गजनी आ जाएगा, इसको कर देता हूं मैं, और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आपको जो है गजनी के बाद कांधार यहां पर देखने को मिलेगा, इसको यहीं पर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है बाबर ने ईस्ट साइड में जो है बढ़ना शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट साइड की बात अगर हम करें तो साउथ ईस्ट की साइड, यहां से उज्बेकिस्तान से साउथ ईस्ट साइड की तरफ इसने बढ़ना शुरू किया। काबुल ये हो गया, गजनी ये हो गया, और कांधार ये हो गया। और ये आया था 1504 में, काबुल और गजनी को जीत लिया, और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, इसने क्या किया, 1511 में ये दोबारा से समरकंद की तरफ मुड़ता है। देखिए समरकंद से जो इसकी मोहब्बत है वो अभी भी कम नहीं हो रही है, और समरकंद की तरफ ये फिर दोबारा से मुड़ता है। समरकंद वेस्ट साइड में पड़ रहा है, फिर ये ईस्ट में, जब इसने यहां पर कॉन्कर कर लिया है ईस्ट साइड में, ये आता है, जीतता है अफगानिस्तान के काबुल, गजनी और कंधार तक भी ये पहुंच जाता है। फिर ये दोबारा से समरकंद की तरफ मुड़ता है, समरकंद की तरफ मुड़ता है, और दोबारा से जो है यहां पर उसको 1511 में ये जीत लेता है, लेकिन दोबारा से यहां पर इसको समरकंद छोड़कर भागना पड़ता है 1512 में। अब यहां पर इसको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि समरकंद में जो बाबर है उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और किसी भी तरीके से समरकंद को नहीं जीत सकता है। वहां पर मतलब एक लंबी सत्ता वो स्थापित नहीं कर सकता है। इतने सारे फेलियर जो थे समरकंद के दौरान, समरकंद के एक्सपेडिशन के दौरान इसको वहां पर झेलने पड़े, लेकिन इसने हार नहीं मानी, और ये लगातार अपने जो एक्सपेडिशन है वो करता रहा, कभी वेस्ट साइड में तो कभी ईस्ट साइड में, कभी साउथ ईस्ट साइड में, और अंत में जाकर ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है, जो कि एक मुगल एम्पायर के नाम से भारत के अंदर जाना जाता है, और कई सौ साल तक इन्होंने यहाँ पर शासन भी किया। ये चीज़ आपको आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब 1512 के बाद ये समरकंद दोबारा छोड़कर भागता है, फिर ये भारत की तरफ ही मुड़ता है। इसको पता चल गया कि जो ईस्ट साइड है यहां पर जीतना आसान है एज कंपेयर टू वेस्ट, तो वेस्ट में जाना इसने छोड़ दिया, और ये भी ईस्ट की तरफ मुड़ता है। फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते होते जो है ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता है, वहां से इन्विटेशन भी आ जाता है, और पानीपत का पहला युद्ध होता है। लेकिन पानीपत के युद्ध से पहले भी जो वो तो 1526 में हुआ पानीपत का जो युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध से पहले भी कुछ युद्ध हुए थे उसके दौरान, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1512 में इसने समरकंद का जो मोह था वो छोड़ दिया था, वहां से जो मोहब्बत इसकी खत्म हो गई 1512 में समरकंद से। फिर 1512 और 26 के बीच में ऐसा क्या हुआ, ये कहाँ था, क्या कर रहा था, जो कहाँ इसने अभियान किए, किन चीजों को जीता, कौन से युद्ध लड़े, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जब भारत की तरफ मुड़ता है तो भारत की तरफ जो इसके जो स्टार्टिंग यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट हुए थे या फिर इसने एक्सपीडिशन किए थे उनके बारे में समझते हैं कि वो कहाँ कहाँ किए और कौन कौन से, और किन किन इलाकों को इसने सबसे पहले जीतना शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बाबर के भारत में जो प्राथमिक अभियान थे, यानी शुरुआती दौर के जो अभियान थे वो कौन कौन से थे और 1526 से पहले उसने किस तरीके के यहाँ पर जो थे एक्सपीडिशन किए थे। इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर। तो बाबर्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन टू इंडिया, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1512 में जब वो समरकंद से दोबारा भाग कर आता है, 1511 में उसको दोबारा से कंकर करता है, लेकिन 1512 में 11 में कंकर किया और 12 में उसको दोबारा से समरकंद छोड़ के भागना पड़ा। तब वो 1519 में जो है वो फिर जो है ईस्ट साइड में आता है और यहाँ पर ये जो है भारत की तरफ जब मुड़ता है तो वो बाजौर और जो भेरा है, बाजौर और भेरा इलाका जो है उसको कॉन्कर करता है। अब बाजौर और जो भेरा वाला इलाका है ये कहां पर है, ये कौन सा इलाका है, ये चीज समझनी होगी आपको। तो यहां पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो सीमा क्षेत्र है, अगर हम बात करें यहां पर, ये आप देख सकते हैं जो यहां पर ये जो सीमा क्षेत्र है, ये बाउंड्री है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है, बाजौर और भेरा आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से ये जो है वापस लौट जाता है। 1519 में ही ये दोबारा से एक और एक्सपीडिशन करता है, जो कि 1519 में ही ध्यान रखिएगा, एक और एक्सपीडिशन इसने किया और इस बार ये जो है यहां पर पेशावर को कॉन्कर करता है और ये फिर दोबारा से लौट जाता है। तो पेशावर आपको कहां देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में जो है आपको पेशावर देखने को मिलेगा। यानी कि इसने शुरुआती दौर में तो जो यहां पर आप देखेंगे जो सीमा क्षेत्र है बाजौर और भेरा उनको जीता, फिर जो है 1519 में ही इसने पेशावर को भी जीत लिया, लेकिन ये वहां से वापस लौट जाता है और अपनी स्थायी सत्ता यहां पर स्थापित नहीं करता। इसका रीजन क्या रहा, इसका रीजन ये था कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सीमा क्षेत्र था, बाजौर तक ये जब आता है, तो बाबर यहाँ पर इस चीज़ को देखना चाहता है कि जो अगर ये किसी तरीके से भारत पर अपना अभियान चलाए, किसी तरीके से सैन्य अभियान अगर वहाँ पर करे, तो वहाँ पर जो एक वहाँ पर सेना की स्थिति कैसी है, वहाँ पर शासन की स्थिति कैसी है, वहाँ पर मैं जीत सकूंगा या नहीं। तो इस तरीके से बाबर ने इन चीज़ों को भांपने के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे इसने अभियान किए और उनमें जीत हासिल की। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो कॉन्फिडेंस था वो यहां पर बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद 19 के बाद ये जो है तीसरा अभियान, देखिए पहला तो था बाजौर और भेरा का और दूसरा था पेशावर वाला, जो पेशावर को इसने जीता। तीसरी बार जो ये यहां पर जो है 1520 में बाजौर और भेरा से सियालकोट तक पहुंच जाता है। सियालकोट जो कि पंजाब वाले प्रांत में पड़ता है और ये आपको जो है वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो बाजौर और भेरा जो कि सीमा क्षेत्र था कहां का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद ये पहुंच जाता है वहां से सियालकोट तक। 1520 में दोबारा से करता है और सियालकोट जो कि पाकिस्तान, ये पंजाब है, ये वर्तमान में जो पंजाब वाला प्रांत है, सॉरी पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, जो कि आपको लगभग यहां पर देखने को मिलेगा। लाहौर इसके अंदर आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये 1520 में सियालकोट तक पहुंच जाता है और पंजाब पर भी जो है अपना अधिकार जमा लेता है, लेकिन फिर ये वहां से वापस लौट जाता है और जो है फिर दोबारा से 1524 में ये दोबारा से एक एक्सपीडिशन करता है और इस बार ये लाहौर को अपने अंडर ले लेता है। लाहौर, और उस समय पे जो लाहौर था वहां का जो एक जो गवर्नर था वो कौन था, दौलत खान लोधी, जिसके बारे में आप यहां पर जानते हैं। तो 1524 में जब ये लाहौर को अपने कब्जे में लेता है, तो यहां पर इसको कड़ा सामना करना पड़ता है दौलत खान लोधी का। और दौलत खान लोधी जो है इसका पूरा विरोध करता है। इसके विरोध के बाद इसको वापस लौट जाना पड़ता है, कहां पर, काबुल में। तो ये काबुल दोबारा अफगानिस्तान में जो पड़ता है, काबुल, वहां तक इसकी सत्ता आ चुकी थी। तो ये जो काबुल आप यहां पर देख रहे हैं, ये यहां से वापस लौट जाता है काबुल में। किसके कारण, जो दौलत खान लोधी था उसके कारण। हालांकि बाद में वो इसको इनवाइट करता है, जो बाबर है। तो यहां पर इस दौरान क्या होता है कि 1524 में जब यहां पर दौलत खान लोधी ने भी इसका सामना किया और उसको वापस खदेड़ दिया एक तरीके से, तो जो अलग अलग राजा थे यहाँ, इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था, अंतिम शासक जिसको बोला जाता है, उसको जो अलग अलग राजा थे वो यहाँ पर उसको सूचना दिया करते थे, उसको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि जो सीमा क्षेत्र है, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं, जो भारत की जो बाउंड्रीज थी उस समय पे, वहां पर जो बाबर है वो अपने एक्सपेडिशन कर रहा है, वो सैन्य अभियान वहां पर धीरे धीरे कर रहा है सीमा क्षेत्रों पर, तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना। लेकिन इब्राहिम लोधी इस पर ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो सोचता है कि नहीं, अभी जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा तब हम जो है उसका यहाँ पर सामना करेंगे, जब तक वो दिल्ली की तरफ नहीं आता है तब तक हम जो है उससे कोई युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो एक भूल थी यहाँ पर इब्राहिम लोधी ने की।
तो ये चीज आपको यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब प्रांत है, लाहौर या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पंजाब प्रांत, ये ध्यान रखिएगा। लाहौर या फिर पंजाब प्रांत का ये गवर्नर था जो कि दौलत खान लोधी था। और ये किसका गवर्नर था? ये इब्राहिम लोधी का गवर्नर था, जिसको इसने नियुक्त किया। हालांकि ये बाद में एक तरीके से रिवोल्ट कर देता है, एक तरह से विद्रोह करता है और इसके इब्राहिम लोधी के खिलाफ जाकर बाबर से मिल जाता है। अब उस समय पे जो भारत की पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो क्या थी, उसको भी समझना एक तरीके से हमारे लिए जरूरी है। देखिए, उस समय पे जब यहाँ पर इब्राहिम लोधी का शासन था दिल्ली सल्तनत पे, और बाबर जो है वहां से नॉर्थ वेस्ट साइड से जो है वो भारत में जो एंटर करने की कोशिश एक तरीके से कर रहा था। और छोटी छोटी जो जीत वो रहा था, जैसे कि बाजौर जीत लिया, फिर पेशावर जीत लिया, सियालकोट तक पहुंच गया, उसके बाद जो है काबुल तक वो पहुंच गया, तो काबुल वापस चला गया था, लाहौर तक वो पहुंच गया था। तो इनसे उसका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ। और उस समय भारत के अंदर दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत थी और वहां पर इब्राहिम लोधी का शासन था। साउथ में आप देखेंगे तो बहमनी एम्पायर था और एक विजयनगर एम्पायर था। बहमनी एम्पायर जो था वो अपने आप ही 5 भागों में टूट चुका था, उसका डिक्लाइन हो चुका था। वो जो थे बहमनी एम्पायर, बहमनी रूलर्स जो थे वो मुस्लिम रूलर्स ही थे। और एकमात्र आपको यहाँ पर एक मजबूत शासन जो है विजयनगर एम्पायर में एक हिंदू शासन देखने को मिलेगा, जिसमें कि उस समय कृष्णदेवराय जो थे उनका शासन चल रहा था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में उस जो कृष्णदेवराय हैं उनके बारे में लिखा भी है कि क्योंकि ये साउथ को जीतने में एक तरीके से उस समय कामयाब नहीं हो पाता है, और साउथ में लिखता है कि उनके जो कृष्णदेवराय उनके बारे में लिखता है कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो दक्षिण में एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेवराय। तो इस तरीके से उनकी तारीफ भी करता है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेवाड़ में आप देखेंगे, मेवाड़ में जो है राणा सांगा जो कि मीराबाई के यहाँ पर ससुर थे, आप जहाँ आपको याद होगा अच्छी तरीके से, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा जो कि एक राजपूत राजवंश से बिलोंग करते, हिंदू शाही राजवंश था। तो इस तरीके से जो अलग अलग एरियाज थे वहां पर आपको अलग अलग शासक और शक्तिशाली शासक देखने को मिलेंगे। दिल्ली में सत्ता कमजोर हो चुकी थी जो कि दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का भाग था। तो यहाँ पर बाबर को इनवाइट करने का एक रीज़न ये भी माना जाता है, बाबर जो था भारत के अंदर आया और अपनी जो है अपनी सत्ता को उसने स्थापित किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। उसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत और यहाँ पर राणा सांगा राजपूत राजवंश जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर वो आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली सल्तनत के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। तो एक जो राजनीतिक स्थिति थी भारत के अंदर वो अच्छी नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी। इसीलिए जो है बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी जिसको बोल सकते हैं, उसको मौका मिलता है और वो भारत पर आक्रमण करता है। हालांकि इनवाइट किया जाता है उसको, किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान और जो ये पंजाब का या फिर लाहौर हम बोल सकते, पंजाब प्रांत में जो लाहौर है वहाँ का गवर्नर था दौलत खान लोधी, जो कि उसी का इब्राहिम लोधी का ही गवर्नर था। ये उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं, किसको? बाबर को फुल्ली सपोर्ट करते हैं कि आप आइए और दिल्ली पर जो है आक्रमण कीजिए। और इसी में राणा सांगा जो है वो भी इनको सहयोग एक तरीके से यहाँ पर देते, क्योंकि इनका मानना ये था कि वो बाबर आएगा, युद्ध करेगा, लड़के वहां से चला जाएगा और दिल्ली की सत्ता खत्म कर देगा। तो इस तरीके से कुछ भूल यहाँ पर हुई थी, ऐसे ऐतिहासिक भूलें जिनको बोला जा सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे वो हम जब बाबर आएगा 1526 में, उसके बाद हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नवंबर 1525 में बाबर जो है दोबारा से अटैक करता है और ऑक्यूपाई कर लेता है पंजाब को। दोबारा से पंजाब प्रांत जो था उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बताया कि बाबर ने किस तरीके से जो है यहाँ पर शुरुआती यहाँ पर 1494 में उसने समरकंद पर अधिकार करना शुरू किया। जब उसे पता चल गया कि वो समरकंद को नहीं जीत सकता तो 1512 में उसने समरकंद यानी वेस्ट साइड में जाना छोड़ दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ पर 1519 में जो है भारत की तरफ दोबारा मुड़ता है और फिर 1525 तक वो यहाँ पर भारत पर जो है काफी बार आक्रमण करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। और 1526 में फाइनली वो पानीपत का युद्ध लड़ता है और यहाँ पर एक मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि बाबर ने जो है इस दौरान कितनी बार भारत पर या फिर 1526 से पहले कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। 1526 में किया गया आक्रमण उसका 5वां आक्रमण माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि जो बाबर भारत में आने से पहले वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किस तरीके से उसने छोटे छोटे अभियान करके जो है यहाँ पर भारत में एंटर करने की कोशिश की।
अब यहाँ पर इसी तरीके से 1526 के बाद जो 1525 के बाद जब वो 1526 में भारत आता है तो पानीपत का पहला युद्ध होता है। और पानीपत का जो पहला युद्ध होता है इसी दौरान मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर रखी गई थी। और पानीपत के युद्ध से रिलेटेड जो है बाबर ने काफी सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। डेट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है वो सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप ये चीज याद रख सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको अच्छे तरीके से अब तक जो है दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो गई होगी, और किस किस तरीके से उसने शुरुआत भारत में अपने आक्रमणों से की ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 1526 का जो एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है पानीपत का, उसके बारे में देखते हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एग्जाम में वो बार बार पूछे जाते हैं।